अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो हमारा ये चैप्टर है ये आज इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो इसके जो टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं वो भी मैं आपको अब जो है वो बता देता हूँ लास्ट में, यानी कि तो इसमें काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो लेक्चर मटेरियल है, ठीक है, लेकिन रेफरेंस जो है वो ज़ाहिर बात है ये बुक का मटेरियल ही होता है, सही है ना। तो अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है पहले ये हम स्टडी कर लेते हैं, विच इज़ पोल माउंटेड सबस्टेशन। ठीक है, तो पोल माउंटेड से क्या मुराद है? पोल माउंटेड से मुराद है कि जी आपका पोल पे रखा हुआ ट्रांसफार्मर, जो कि आप अक्सर देखते हैं, जैसे कि ये मैंने द बेस्ट पिक दैट आई कैन हैव फ्रॉम इंटरनेट, और इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, वो इसमें बड़ा क्लियरली उसने इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर से, ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, ये आपकी 11 केवी लाइंस हैं, 11 केवी। ठीक है, ये जो ऊपर लाइंस आ रही हैं 3 फेज, और उसके बाद आपके पास जो है उसके बाद आपके पास यहाँ पे यू कैन सी दिस अरेंजमेंट, ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला, तो जो ऊपर से 11 केवी की लाइंस हैं वो इसमें इन हो रही हैं इस अरेंजमेंट में। ये अरेंजमेंट जो है ये आपका आइसोलेटर एंड फ्यूज अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, आइसोलेटर एंड फ्यूज अरेंजमेंट। ठीक है, और आइसोलेटर का तो आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा है थ्योरी में, कि आइसोलेटर का मकसद ये होता है कि अगर आपने ये जो इनकमर है 11 केवी का, ये जो इनकमर है यहाँ से, इसको आपने अगर अलहदा करना हो, ठीक है, सेपरेट करना हो इस तरह से, ठीक है, सो दिस इज द आइसोलेटर। ये 11 केवी ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर हमने आइसोलेटर लगा दिया, तो ये फिर इनकमर को अलग कर देगा और आप यहाँ ट्रांसफार्मर पर आप इजीली काम कर सकते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अभी ट्रांसफार्मर रखा है और कोई लोड नहीं है, कई जगहों पर ऐसा भी होता है, तब भी ये इन कमर को अलग कर देते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के लॉसेस ना हो। ठीक है, तो यानी दो सूरतों में, एक तो अगर हमने मेंटेनेंस करनी होती है, ये हमें उस वक्त इसका फ़ायदा होता है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। और अगर लोड नहीं है, ठीक है, तो नो लोड सिचुएशन में लॉसेस से बचने के लिए, ठीक है, अगर नो लोड नहीं है तो नो लोड कंडीशन में टू टू प्रिवेंट द लॉसेस, सही है। ठीक है, तो ये इसका ना यानी बड़ा किरदार होता है, ये इसीलिए नाइफ स्विच कहलाता है, जो कि बहुत सेफ एंड देता है कि अगर आपने ट्रांसफार्मर पर काम करना है। अच्छा, अब जो नीचे अरेंजमेंट है वो क्या है? ये जो यहाँ से जो वायर्स आपके पास आ रही हैं, ये वाली, ये जो 3 फेज वायर्स हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 वायर्स आपके पास यहाँ से आ रही हैं, ये आपके पास फिर आगे ट्रांसफार्मर बुशिंग्स में जा रही हैं। सो ये जो है वो आपके पास क्या है? बुशिंग्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर बुशिंग्स हैं, हर फेज की अपनी है। इन बुशिंग्स के जरिए जो आपकी सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है यहाँ पे, ठीक है, और फिर वहाँ से जो 400 वोल्ट है वो जो है वो ट्रांसफॉर्म होके, तो आपका इस वाली, यानी दो साइड से हम आउटपुट ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कंपनी ने उसको कैसा बनाया है, लेकिन ये ऊपर जैसे आपको 4 तारें नज़र आ रही हैं ना यहाँ पे, यानी 1 2 3 एंड 4, ये 4 वायर सिस्टम यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से 2 वे, यानी दो साइड से 400 वोल्ट सिस्टम निकाल कर तो आपने इन तारों को
दिया हुआ है इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम को। ठीक है, तो ये जो बुशिंग्स होती है ना, इसका मकसद ये होता है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी में करंट ना आ जाए। ठीक है, यानी इन बुशिंग्स का क्या मकसद होता है? टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, फ्रॉम करंट के, मतलब ये कि वो फिर जो है, अगर यानी ट्रांसफार्मर की बॉडी लाइव हो जाएगी अगर आप बुशिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट आप चले, आप कहते हैं जी कि आपने आइसोलेटर तो लगा लिया कि अगर आपने इनकमिंग को अलग करना है, लेकिन इन बुशिंग्स का क्या रोल है? ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। तो बुशिंग्स का जो रोल है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका प्लग होता है। जैसे आपका प्लग है ना, यानी बुशिंग को आप एक प्लग कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपका आयरन का प्लग है या किसी भी चीज़ का जो प्लग है वो आप आगे सॉकेट में लगाकर तो उस चीज़ को आप ऑन करते हो, ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर का ये प्लग है, प्लग। ठीक है, अगर आप इसके बगैर डायरेक्ट 11 केवी ट्रांसफार्मर के अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वो, चूंकि 11 केवी है, वोल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो इसकी बॉडी है ना वो लाइव बन जाएगी। फिर ये आपका जो पोल है ना, ये जो सारा पोल है, ये सारा लाइव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पोल में करंट आ जाएगा और बड़ा यानी वो एक सिचुएशन बन जाएगी जो, यानी ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि बुशिंग्स को मॉनिटर भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, और यही मेंटेनेंस होती है। अच्छा, ये बात होगी। फिर ये बुशिंग्स के ऊपर आपको ये इस तरह का एक एरो सा ये नज़र आ रहा है, ये छोटा सा, ये जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो है, ये वाला। ठीक है, इसका बड़ा पार्ट होता है और नीचे से मे भी, अब पता नहीं आपको कितना विजिबल है, मगर ये जो छोटा सा जो निकला हुआ है, ये वाला, ये इसका दूसरा हिस्सा है। इन दोनों में एयर की सेपरेशन होती है। ठीक है, ये आर्किंग हॉर्न्स कहलाते हैं। आर्किंग हॉर्न्स, अगर मैं इसको आपको बोर्ड पे बताऊं तो ये इस तरह से है। और तो ये आपकी जो है वो ट्रांसफार्मर की बुशिंग है। आप इसको ट्रांसफार्मर की बुशिंग कंसीडर कर लें, और बुशिंग के निचले हिस्से से ऐसे निकाला होता है और ऊपर वाले हिस्से से उन्होंने इसको ऐसे किया होगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एयर होती है और ये क्या कहलाता है? इनको हम कहते हैं आर्किंग हॉर्न। ठीक है, हॉर्न का मतलब ये होता है जैसे सींग होता है। ठीक है, और वो हमने इसीलिए किया है ताकि आपकी जो बुशिंग्स हैं, ये वाली जो आपकी जो बुशिंग है, इसको आप, ये आपकी प्रोटेक्ट हो जाए अगर कोई सर्ज आती है। आर्क जो है वो उस वक्त क्रिएट होती है जब आपकी सिस्टम में कोई इस तरह की सर्जिस आती हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्ज, और यही वो चीज़ है जो कि आर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट टू प्रिवेंट द आर्क, कि वो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये वाली जो सर्ज है ना, ये फिर ट्रांसफार्मर बुशिंग्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल या कुल मिला के दो तरह की प्रोटेक्शन है। यानी अगर आप सिंगल लाइन में बनाएं तो ये मेरा 11 केवी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आइसोलेटर प्लस फ्यूज, और फिर उसके बाद आपके पास आर्किंग हॉर्न का अरेंजमेंट है, इस तरह से आप शो कर सकते हो। और फिर आपका आगे ट्रांसफार्मर की बॉडी आती है, बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर, बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वाला जो अरेंजमेंट है ये आपको ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन प्लस अगर आपने मेंटेनेंस करनी है कोई। ठीक है, ये दोनों तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। और जो आर्किंग हॉर्न है आपके पास, ये वाला जो मैंने शो किया है, ये आपको
आर्किंग से बचाता है। ठीक है, तो नहीं ये दो तरह की आपके पास प्रोटेक्शन। हाँ जी, किसी का हैंड रेज हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा नो सर। अच्छा, तो ये हमारे पास ना ओवरऑल अरेंजमेंट है। तो मैं आपसे वो दोबारा जो पिक है ना वो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, ये है जी आपके पास वो वाली पिक जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ना फ्यूज़ और आइसोलेटर का, ये अब एडवांसमेंट के साथ इकट्ठा आने लग गया। यानी ये अलग-अलग भी होता है। जैसे अभी मैं अब अगर आपको बुक दिखाऊं, तो बुक में उसने इसको थोड़ा समझाने की गर्ज से भी अलग से शो किया हुआ। अब आपको जो बुक की डायग्राम है ना वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये आप देखो, यहाँ पे वो ये बता रहा है, अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो अब आपको, क्योंकि आपने वो पिक देखी है ना, तो अब आपको ये वाली डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास 11 केवी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये उसने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा के ना, यानी फट्टी जिसको आप कहते हैं, वुडन जो बार है, हॉरिजॉन्टल वुडन बार, उसके ऊपर उसने डिस्क इंसुलेटर लगाया हुआ है। ये डिस्क इंसुलेटर है और ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपका 11 केवी आ रहा है और वो पहले फ्यूज़ शो कर रहा है कि फ्यूज़, और फिर उसके बाद आइसोलेटर। अगर आप इसको एक बॉडी कंसीडर कर लें तो ये फ्यूज़ और आइसोलेटर इकट्ठा है, क्योंकि अब एडवांसमेंट हो गई है ना। और वैसे भी बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आपका, आपके घर में जो ब्रेकर लगा हुआ है उसके अंदर ही फ्यूज़ का अरेंजमेंट है, ठीक है। यानी या रिले का अरेंजमेंट आप यूँ कह लें, रिले प्लस ब्रेकर इकट्ठा है। लेकिन अगर आप बड़े ब्रेकर की बात करें तो उसके लिए रिले अलग होती है और ब्रेकर अलग होता है। दोनों का बिल्कुल सेपरेट जो है वो अरेंजमेंट होता है। मगर यहाँ पे चूंकि आपका ये पोल माउंटेड है, तो यहाँ पे जो है ना वो आइसोलेटर और फ्यूज का अरेंजमेंट है। अच्छा, इसमें ना एक और बात है जो सबसे अहम है, वो ये है कि आपने ये देखा होगा, मैं दोबारा पिक से शेयर करता हूँ आपसे। आपने ये देखा है कि ये वाली जो चीज़ है आइसोलेटर और फ्यूज जो है, ये उन्होंने, अगर आप जरा गौर करें, ये वाला जो इसका ये वाला जो इंसुलेटर है, ये वाला, ठीक है, इसके जरिए हैंग किया हुआ है। ये वाला जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब भी, याद रखें ये असूल है, जब भी आपने लाइव चीज़ को आपने हैंडल करना है ना, तो वो थ्रू इंसुलेशन होती है। आप ऊपर देख लें, ठीक है, ये जो आपके पास 11 केवी आ रहा है ऊपर से, ये जो ऊपर 11 केवी है, ये पोल के साथ किस तरह से अटैच है? ये वाला जो आपका इंसुलेटर है इसके थ्रू अटैच है, ये वाला इंसुलेटर, ठीक है। और ये कितना ज़बरदस्त उसने ग्लास इंसुलेटर इस्तेमाल किया है। और ये बहुत मैनेज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लग रही है, क्योंकि ये पोल का जो स्ट्रक्चर है वही बता रहा है कि इंतहाई नया पोल लगाया हुआ है, या मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है, पेंट भी बहुत अच्छा है, और बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है ये मुझे ना। तो बहरहाल जो आपके पास लाइव वायर है, वो आपकी जो है वो हमेशा अच्छा, ये क्या हो गया, लाइव वायर जो है वो आपकी हमेशा जो है वो थ्रू सम इंसुलेटर जो है वो हम हैंडल करते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा था। तो यहाँ पे जो आइसोलेटर और फ्यूज है उसमें वायर जानी है। ये जो 11 केवी है ये अब इसमें आना है, आइसोलेटर और फ्यूज में आना है, यानी 11 केवी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपका पोर्शन है इसको भी हमने किसी ना किसी इंसुलेटर के जरिए पकड़ना है, और वो ये वाला इंसुलेटर है जो पीछे इसके लगा हुआ, ठीक है। और इस इंसुलेटर की बॉडी को फिर से, जैसे उसने बुक में दिखाया कि एक ये हॉरिजॉन्टल उसने स्ट्रिप लगाई है और इसके ऊपर ये इंसुलेटर बॉडी है, ठीक है। और उसने इस आइसोलेटर और फ्यूज को पकड़ा हुआ है। और आप जो दूसरी बात है वो ये देखो कि इसमें ये जो इंसुलेटर बॉडी है और इसमें एक गैप है जो कि बहुत जरूरी है। अगर मिसाल के तौर पर ये ब्लो होता है, ठीक है, कई दफा ऐसे आवाज आती है, बड़म करके आवाज आती है, मैं भी पता नहीं आपने सुनी है नहीं, लेकिन आई हैव हर्ड मैनी टाइम्स
तो ये ब्लो हो जाता है। जब ये ब्लो होगा ना तो इसका जो स्पार्क या आर्क निकलेगा वो इसको ना डैमेज कर दे, ये जो आपकी इंसुलेटर बॉडी है। ठीक है, यानी आप जब भी काम करते हैं वो चीज़ें ना महंगी आती हैं, ये अपरेटस बहुत महंगा है। तो आप इसको हमेशा इस तरह से ही अरेंज करते हैं कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे इस सेक्शन में कोई, ज़ाहिर बात है फ्यूजिंग एलिमेंट है ना, तो अगर कोई आर्क बनता है या फ्यूज ब्लो करता है 11 केवी साइड पे, तो उसका ये वाला जो इंसुलेटर पार्ट है ये डैमेज ना हो। तो इसलिए आपने एक क्लियर सेपरेशन रखी हुई है बिटवीन द टू। ठीक है, यानी वो आगे करके आपने लगाया हुआ, बिल्कुल यही चीज अभी मैंने आपको बताई। जब मैंने भी आपको ये देखें, ये जब मैंने आपको भी ये बताया कि जो आर्किंग हॉर्न है, आर्किंग हॉर्न जो है वो बुशिंग से एक बिल्कुल क्लियर डिस्टेंस पे होता है, और ये डिजाइन में आता है। यानी जो आपका जो डिजाइन ऑफ द जो ट्रांसफार्मर है ना, जब इस ये मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है, डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर में ये आता है, प्लस दो इसमें सब्जेक्ट आते हैं, हाई वोल्टेज, इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, हाई वोल्टेज एंड मशीन डिजाइन। कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पे आर्क बनती है तो वो इस इंसुलेटर को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये इसका मकसद होता है। बहरहाल दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एच पोल। तो अब ये सूरत हाल है कि ज़रूरी नहीं है कि देखें ना, ये अब आपके सामने जो है वो एच पोल तो नहीं है मुकम्मल, क्योंकि अब एडवांसमेंट हो गई है। तो मतलब या इसका साइज़ भी छोटा हो सकता है, और उन्होंने यहाँ पे एक इस तरह से एक एक प्लेट का, या एक अपना उसको आप कह लें कि टी आयरन टाइप उन्होंने अरेंजमेंट करके तो उसको उन्होंने ऊपर रख दिया है। ठीक है, तो ये पोल पे ना काफ़ी सारी, यानी ये जो पोल बनाने वाली कंपनीज है ना, ये मैकेनिकल का काम है, मैकेनिकल का। यानी इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, मैकेनिकल भी और सिविल भी। सिविल किसी हद तक ये होता है कि फिर उसको वो देखते हैं कि भाई किस हिसाब से लगाना है जब उसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है कि इसका देखना पोल को कितना मजबूत होना चाहिए, कि उसके ऊपर किस कदर हैवी आपने इक्विपमेंट जो है ना वो लगाया हुआ। ये कंडक्टर जो है इसका बहुत वेट होता है, यानी जो वेट ऑफ द कंडक्टर है ना, ये अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका इतना कंडक्टर, ये जो इतनी बारीक सी तार नजर आ रही है, इसका इस कदर वेट है कि मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि ये प्लस ये ट्रांसफार्मर जो सबसे बड़ा वेट है, फिर तो ये सारा इस पोल ने ऊपर अपने ऊपर रखा हुआ है। तो बहरहाल इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा एक सब स्टेशन है जो कि एच पोल पे पड़ा हुआ है, लिहाजा इसीलिए हम इसको पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। जनरली इसको एच पोल कहा जाता है, पोल माउंटेड भी कहा जाता है। ठीक है, कि पोल के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसा सब स्टेशन जो पोल के ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा इसको अलहदा बताया जाता है। ये इसकी सिंगल लाइन डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक अलहदा चीज शो की है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये बुक में उसने ऑयल सर्किट ब्रेकर को शो किया है, ये वाला। ये जो जहाँ मेरा एरो है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये बाज औक़ात ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ ही वो अरेंज कर देते हैं, लिहाजा आपको कई डायग्राम्स में नजर नहीं आएगा, और बाज जगह स्किप भी कर देते हैं। मतलब ये कि इट डिपेंड्स कि जैसे होता है ना कि मतलब एक ही चीज़ कई कंपनीज बनाकर दे रही हैं, तो वो सोचती हैं, या और फिर आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हो। अगर तो आप की कोई इतनी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन नहीं है, या कोई ऐसी कमर्शियल इंस्टॉलेशन नहीं है जो बहुत महंगी है, तो आप ऑयल सर्किट ब्रेकर के बगैर भी काम चला लेते हैं। ठीक है, तो क्यों आप ये ऑयल सर्किट ब्रेकर के बगैर काम चला लेते हैं? क्योंकि जहाँ से थ्री फेज निकल रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर से, वो ऑयल में डिप भी है। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको बोर्ड पे बताता हूँ। तो इस वजह से बाज़ जगह ना ये स्किप कर देते हैं, और बाज़ जगह ये बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ऐसे होता है कि ये इस तरह से होता है ट्रांसफार्मर का टैंक। ठीक है, और ये अंदर से कोरुगेटेड होता है, कोरुगेटेड। कोरुगेटेड से मुराद ये होता है ताकि ये ना ठंडा रहे। ठीक है, यानी ऑयल जो है ना वो इसमें कोरुगेशन कोरुगेशन को कोरुगेशन को ना आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये कोरुगेशन होती है। अगर कोई किसी चीज़ में इलास्टिसिटी पैदा करनी हो, ठीक है, इलास्टिसिटी पैदा करनी हो, या आपने एयर का कॉलम बनाना हो, एयर कॉलम,
ठीक है, एयर कॉलम आपने बनाना हो ताकि उसमें से एयर पास कर सके, या यानी कोरुगेटेड से क्या मुराद है, बल्कि ये मैं आपको बाहर की जो बॉडी है ना वहां से ही आप देख लें, यानी ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो आप बॉडी देख रहे हो ट्रांसफार्मर की जो बाहर वाली बॉडी है, तो ये जो है ये देखें आप, बाकायदा उन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं, चैनल्स, ताकि हवा इसमें से देखें, जब आप चैनल बना देते हैं ना तो हवा का गुजर वो और तरह से होता है। अगर आप ऐसे स्पॉट रख देंगे किसी चीज को ऐसे, बिल्कुल, तो वो हवा उस तरह से नहीं उसको टच करके गुजरेगी, अगर जब तक आपने उसका कॉलम ना बनाया। अब आपने ये जो कॉलम बनाया ना, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बाइक का वो देख लें, इंजन जो है उसके ऊपर भी ये कोरुगेटेड इस तरह से उन्होंने या मॉसफेट्स के ऊपर आप देख लें, जो कि ज़रा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे चलने वाले मॉसफेट्स हैं, उसका जो हीट सिंक बनाया होता है, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली द हीट सिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो है ना उन्होंने ऑयल फिल किया होता है, यानी यहाँ तक जो है ना आपके पास ऑयल की फिलिंग होती है, ये सारा ऑयल, ठीक है, इट इज ऑयल। और ये एक जबरदस्त इंसुलेटेड ऑयल होता है, इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती, यानी ये एक इंसुलेटेड ऑयल होता है, ठीक है, इंसुलेटेड ऑयल। और इसकी बाकायदा इंसुलेशन टाइम टू टाइम चेक भी होनी चाहिए, थोड़ा सा सैंपल लेके। ठीक है, बहरहाल अब इसमें आपके पास जो है वो इस तरह से, यानी ऊपर इसके ट्रांसफार्मर बुशिंग्स पड़ी हुई हैं ऐसे, एक दो और तीन, ये आपका येलो फेज है, ये आपका रेड फेज है, ये आपका ग्रीन फेज है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 11 केवी जो है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ना इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसके ऊपर आपके पास एल वी एच टी वाइंडिंग दोनों ही बाउंड होती है इस तरह से। ठीक है, यानी एक ही लिंब होती है, एक ही लिंब के ऊपर दोनों वाइंडिंग होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपकी कोर है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट कोर। और कोर के ऊपर आपके पास जो है ना, ये जो आपने 11 के भी अंदर दिया है, ये एक्चुअली फिर इस तरह से होता है। ठीक है, ये बाइंडिंग हुई है। और फिर जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो जाहिर बात है, जो अब आपके पास 400 वोल्ट है, वो आपके पास जो है वो यहाँ से थ्री फेज, और ये जो इनका जो कॉमन कम्बिनेशन है, क्योंकि वाई में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो कॉमन कम्बिनेशन होगा वो यहाँ से न्यूट्रल के तौर पर आप यहाँ से आ रहा होता है, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, दिस इज येलो रेड एंड ग्रीन। अब वो चूंकि ऑयल में से ही आ रहा है ना, तो इसलिए मैं ये बता रहा था कि बाज जगह ऑयल सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड नहीं किया जाता, मगर इट इज स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड द ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये जो चीज़ है ये बाकायदा आपकी ऑयल ब्रेकर में से गुजरे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसको आउट इसका लें ऑयल सर्किट ब्रेकर। अच्छा, ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं ये हम सेपरेट एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे, बल्कि इसके बाद ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद ही हम इसका जो इसको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये बात नोट कर लें। एक तो ये है पोल माउंटेड सबस्टेशन, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 125 केवीए तक ली जाती है। ये मैं आपको बोर्ड पे बता दूं, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 200 केवीए तक भी इस्तेमाल किया जाता है, ये जैसे उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर 200 केवीए वाला पोल पे नहीं होगा, वो फिर जो है ना ट्रॉली के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ये जो उसने 200 केवी जो कैपेसिटी लिखी हुई है ना, इट इज अ बिग कैपेसिटी। ठीक है, ये पोल जो है ना फिर स्पेशल पोल ही होगा, मगर यहाँ पे मतलब ये कि फिर वो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अगर वहाँ ट्रॉली रख दी जाए मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेटर ही है। अगर फिर लेकिन अब वो ट्रॉली की जगह ज़्यादा घेरती है, ट्रॉली ज़्यादा जगह घेरेगी। तो बेहतर ये है कि ट्रांसफार्मर की साइजिंग इस तरह से कर ली जाए कि इतना बड़ा साइज भी ना बने, मुनासिब साइज बने, और अगर इतना बड़ा साइज है तो उसके लिए फिर पोल ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, शैलो पोल होता है, यानी लेस पोल, यानी कम पोल होता है। तो ये मैं आपको यहाँ बोर्ड पे जो है वो बता देता हूँ। तो जो कैपेसिटी है अप टू, जो ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है अप टू 125 केवीए, इसको इसकी हाइट जो है, जो इसकी हाइट है वो आपकी यानी होती है, यानी इसकी जो हाइट, जो स्टैंडर्ड हाइट है इसकी, एक पोल पोल हाइट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप इससे ज़्यादा कैपेसिटी कर रहे हैं, लाइक अगर आप कर रहे हैं 150 केवीए का, या जैसे उसने लिखा 200 केवीए का, तो इनकी जो हाइट है ना वो आप ज़्यादा नहीं रखते।
क्योंकि ये अब वेट में ज़्यादा हो गया, ठीक है, इट इज़ हैवी इन वेट, और फिर आप इसको नीचे रखते हैं, यानी इसकी हाइट जो है वो कम होती है, यानी पोल होता है, नो डाउट पोल होता है, मगर जो इसकी हाइट है आप यूं कह लें कि मैक्सिमम 6 फुट या 7 फुट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती, 6 या 7 फुट होगी, ठीक है, 7 फीट मैक्सिमम इसकी हाइट होगी। और इससे जो बड़े साइजेस है ना फिर आपके पास, जैसे अप टू आप यूं कह लें 1 MVA, ठीक है, या आप 1000 KVA भी कह सकते हैं, इसको फिर पैड माउंटेड, पैड के ऊपर इसको फिर हम ऊपर रखते ही नहीं है, इसका फिर हम ऐसे ना रेलिंग्स बना के ऐसे उसके ऊपर जो है ना वो ट्रांसफार्मर जो है वो हम रख देते हैं, इसको हम पैड माउंटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब साइज जो है ना वो आपका 1000 KVA हो गया या 1 MVA हो गया, इट इज वे बिग साइज, मतलब अब इसको आप पोल के ऊपर तो नहीं रखेंगे, और बकायदा फिर ये तो एक रूम में पड़ा होता है, यानी इट नीड्स अ रूम एक्चुअली, कहीं मतलब जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है तो चार्ज इसके स्टैटिक चार्जेस या उसका जो है वो अंदेशा होता है, ठीक है। तो अच्छा, सो दिस इज अबाउट पोल माउंटेड सबस्टेशन। ये अंडरग्राउंड सबस्टेशन जो है ना ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही है, यहाँ पे तो अंडरग्राउंड सबस्टेशन है ही नहीं कोई, और जो अंडरग्राउंड सबस्टेशन होता है ना उसके काफ़ी मतलब वो एक तो महंगा बहुत बनेगा, और फिर बहुत रिस्की लेवल है, यानी हाई वोल्टेज है, और फिर आपने उसको अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, यानी ये कि यहाँ पे आपको हवा का गुजर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि कूलिंग जो है ना नेचुरल कूलिंग आप कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो अंडरग्राउंड सबस्टेशन इज़ वेरी रेयर। तो मतलब ये एक इंफॉर्मेशन ही है आपके लिए, आप हम इस टॉपिक को नहीं इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्टली जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है वो ये है, जो कि ये कुछ मजीद इसने आइसो अपना टर्मिनल एंड थ्रू सबस्टेशंस बताया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो दिस इज द टर्मिनल सबस्टेशन। टर्मिनल सबस्टेशन जो है ना वो कहता है कि इज वन इन विच द लाइन सप्लाइंग टू द सबस्टेशन टर्मिनेट्स और एंड्स, मतलब अब ये है कि इसके बाद आपका फीडर मजीद आगे नहीं जा रहा, ठीक है, यानी बाज़ औक़ात या जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, थ्रू सबस्टेशन क्या है, जब मैं वो बताऊंगा ना, एक टर्मिनल और थ्रू ये बिल्कुल मुतज़ाद है एक दूसरे, तो थ्रू सबस्टेशन ये है नीचे जो आपके पास बना हुआ है, दिस इज थ्रू, देखें ये 66 KV का इनकमर आया है, और यहाँ से आउट भी हो गया है, ठीक है, उसको यहाँ से, अब ये मतलब नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या मतलब, तो यहाँ पे लाने की ही क्या जरूरत थी, तो यहाँ से आप देखें ना कि ये थ्रू तो आपने किया है, मगर आपने यहाँ से फिर उसका 11 KV का आउटपुट भी तो ले लिया है, लेकिन एक्चुअली हमने इसको थ्रू सबस्टेशन इसलिए कहा है क्योंकि जो आपके पास 66 KV था वो यहाँ से दूसरे, यानी ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे रिक्वायर्ड होता है, ये जैसे मैंने आपको कई दफ़ा ये मुल्तान रोड, कोट लखपत और काला शाका को ग्रिड की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जो एक रिंग बनता है 220 KV का, या नेशनल ग्रिड जिसको आप कहते हो, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर वो ग्रिड जो है ना जब वो थ्रू कर रहा होता है तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट है 66 KV का, तो आप क्यों नहीं वहां से, जाहिर बात है आप 11 KV ले लेंगे, या अपने साथ के इलाके को आप खुद ही सर्व करते हैं, ये नहीं आप कहते कि जी हम तो NTDC का लेवल है, यानी लेट्स से अगर ट्रांसमिशन वाले कहें कि भाई हमारा बस ये सबस्टेशन थ्रू सबस्टेशन है, और मतलब ये कि यानी यहाँ पे ठीक है आपका इनकमर आ रहा है, और आगे जहाँ पे इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए सप्लाई देने की दे दी, मगर हमने जो है ना कि यहाँ से वोल्टेज ट्रांसफार्मर नहीं रहा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो जाहिर बात है कि उसका उन्होंने देखें कि एक टी टी टैप टैप उन्होंने किया है, ये टी बन रहा है ना, ये पूरा ये देखो ये ऊपर, ठीक है, ये थ्रू हो गया और ये टी बन गया, तो टैप लेके तो उन्होंने यहाँ से फिर अपना 11 KV का डिस्ट्रीब्यूट भी किया, लेकिन जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल से मुराद ही टर्मिनल है, जैसे आपने अक्सर सर्किट्स में पढ़ा है कि ये बस नोड है, अब इस नोड से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 11 KV आउट नहीं होगा, 11 KV थ्रू नहीं होगा, 11 KV का फीडर आ रहा है, और बस इट इज अप टू दिस पॉइंट, नो नो मोर, नो मोर 11 KV नाउ, इन 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल इज स्टार्टिंग। और ये जो वेव ट्रैप का इसने सिंबल इस्तेमाल किया, वेव ट्रैप,
So this is nothing but to trap the noise signals, high frequency noise signals. High frequency नॉइज सिग्नल्स ना, ये जो कम्युनिकेशन की कुछ नॉइज है वो आ जाती है, कई रेडियो कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो पावर लाइन जो होती है ना आपकी 11 केवी की, वो उसमें फिर ये हार्मोनिक्स और इस तरह की चीजें ना, हम इस वेव ट्रैप इज नथिंग बट अ फिल्टर, एलसी फिल्टर आप इसको कह सकते हैं। ये आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा। एक एक आप फिल्टर बना लेते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर, ठीक है। तो उससे आप ना ये जो नॉइज होता है सारा, ये आप इसको रिमूव कर देते हैं, और आपकी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है ना वो, क्योंकि आगे अब आपने इसको 4 वोल्ट में ट्रांसफार्मर में लेकर जाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको ट्रैप करें, ठीक है। इन वेव्स को, जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, इनको आप ट्रैप करें, ठीक है। तो बाकी तो हमने ये सारा स्टडी कर लिया था। अच्छा, ये जो ग्राउंड ऑपरेटिंग स्विच है, जियो स्विच इसने लिखा हुआ है या क्या है, ये ज़रूर लगाया जाता है, और इसका इसका जो रोल है ग्राउंड, बाकी तो सारे सिंबल्स जो है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये ब्रेकर की जगह आप सिंपल बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो इसने वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, जैसे 1200/5 है, अभी ये आपका वो नहीं है, यानी आप वैल्यूज़ के बगैर सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, ये चीज़ आप नोट कर लें, यानी डोंट वरी अबाउट द वैल्यूज़ के भाई ये 200/5 क्या लिखी हुई है, और ये इसकी वैल्यू 1 MVA ही क्यों है, और समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये ट्रांसफार्मर की साइजिंग तो है जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी हुई है कि यानी जो मैंने आपको ये असाइनमेंट दी है ना, कि असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें आपने ग्रिड की जो कैपेसिटी है वो निकालनी है, या इस तरह से उसमें आपने ट्रांसफार्मर का साइज निकालना है कि उसका केवीए में क्या साइज बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो बहुत आसान है, क्योंकि वो √3 VI बनता है, यानी ट्रांसफार्मर साइज इज अपेरेंट पावर, ये देखो जैसे यहाँ पर भी लिखी हुई है आपके सामने है 1 MVA, सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू द लाइन करंट, ठीक है। तो करंट जो है वो तो आपके पास लोड से आ जाता है, और जो वोल्टेज है वो आपको पता होते हैं, तो आपके पास √3 से मल्टीप्लाई करने से एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बन जाती है। लेकिन इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी फीडर के लिए, उसमें फिर डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको सारा असाइनमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जियो स्विच का मैं बता रहा था, ये बड़ा अहम है। ये वाली जो उसने डायग्राम आपको बताई है ना, ये एक्चुअली आप यूँ कह लें कि ये एक पैनल डायग्राम है, और पैनल डायग्राम्स ऐसे ही शो की जाती हैं, जैसे ये केबल बॉक्स उसने अपना जो है अंडरग्राउंड केबल या केबल बॉक्स उसने दिखाया, इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, यानी ये इसका एक सिंबल है। आप इसको सिंपल एक ऐसे इंडक्टर शो करके भी बता सकते हैं कि मतलब मैं सिंबल्स में नहीं जा रहा, आपको ये पता चल गया होगा। ग्राउंड ऑपरेटिंग स्विच या अर्थ ब्लेड या अर्थ स्विच, मैं आपको इसका बताने लगा हूँ कि ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि अर्थ स्विच क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पर भी मेंशन है, आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड, ये वाला जो है आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड। और यहाँ पर भी आपने देखा है, मैं आपको जो लाइन डायग्राम है उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये ये जो इनकमिंग 11 kV है, इसके साथ उसने ये अर्थ स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह से ये भी जो इनकमिंग 11 kV है उसके साथ उसने अर्थ स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। और जगह जगह उसने जहां भी आप देखोगे अर्थ स्विच लगाया हुआ। अब ये है क्या, इसका मैं आपको बताता हूँ। अर्थ स्विच जो है ना, ये आप इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप, ये नॉर्मली ओपन होता है सबसे पहले, इसको हम अर्थ ब्लेड या अर्थ स्विच, कई नामों से हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। अर्थ स्विच और ब्लेड, ठीक है, आप कुछ भी कह लें इसको। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली नॉर्मली ओपन, ये इसकी स्टेट होती है नॉर्मली ओपन। ये क्या है, ये इसकी स्टेट है, ठीक है। यानी ये स्विच जिसको नहीं आप जैसे कहते हैं कि भाई ये जो स्विच है ना ये नॉर्मली ओपन है, इसको हम NO करके लिख देते हैं, नॉर्मली ओपन स्विच। अब ये नॉर्मली ओपन क्यों रहता है, नॉर्मली ओपन इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो पैनल होता है, जो आपका स्विच गियर होता है, ठीक है, जब आपने इसको, ये ऑन है, यानी इस वक्त ये जो आपका जो पैनल है, ये आप इसको 11 kV का पैनल समझ लें, ये जो पैनल है ये ऑन है, यानी इसको ऑन जब आप कंसीडर करोगे, इसका मतलब ये है कि जो आपका अर्थ अर्थ स्विच है वो नॉर्मली ओपन है, और अर्थ स्विच जो है वो आपने इसके बॉटम पे लगाया होता है,
ठीक है, यानी बॉटम पे कहाँ पे लगाया होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये 11 केवी का पैनल है, यहाँ से आपके पास पीछे, लेट मी शो द होल डायग्राम, यानी ये आपके पास अब ट्रांसफार्मर है, आप कंसीडर कर लें, ये आपके पास 132 केवी आया, ये आपके पास आगे 11 केवी आ गया। अब ये 11 केवी की केबल है, ये बात नोट कर, ये फील्ड में होती है, फील्ड में ये केबल है, ये बाहर ओपन फील्ड में होती है, ओपन फील्ड में ये केबल जो है ना, अब आपका ये ग्रिड का पूरा हाउसिंग है, यहाँ पे आप बैठते हैं, ठीक है, लेट्स से ये आपकी जो है ना वो चेयर पड़ी है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये आपका टेबल है, ये आपके पैनल्स जो है ना वो यहाँ पे पड़े हैं इस तरह से, ठीक है, ये साइड बाय साइड आपने पैनल्स रखे हुए हैं, पैनल 1 2 3, मैं इनको फीडर्स भी कहता हूँ, कुछ लोग इनको स्विच गियर कहते हैं, मैं इनको फीडर इसलिए कहता हूँ कि वो कंसेप्ट जरा क्लियर रहता है। अब ये जो 11 केवी का अंडरग्राउंड केबल है, ये यहाँ पर आएगा, अंडरग्राउंड ही आ रहा है, अंडरग्राउंड आता है, अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड ये आएगा, और ये जब यहाँ से अंदर एंटर होगा तो यहाँ पर आप इसका टर्मिनल बनाओगे, जो मैंने एक दफा आपको बताया था कि इसको 11 केवी केबल को छीलना अलग काम है, यानी इसका आप यहाँ पर टर्मिनल बनाओगे। इन पैनल्स में एक कॉमन बस आपने लगा चुके हैं, एक कॉमन बस आप लगा चुके हैं कॉपर की, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द 11 केवी बस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट पे आके इसको आप इस तरह से, थ्री फेज है ना, तो आप जो है वो इस तरह से, अगर मैं आप थ्री फेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है वो इसको इस तरह से कनेक्ट कर दोगे। अब ये सारा आपका जो बस है, ये बस आपका 11 केवी का बन चुका है, तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा था अर्थ ब्लेड की, वो ये बात है कि जब आपने इसको ऑफ करना है और आपने इस बस पर काम करना है कोई भी, तो आप फिर उस अर्थ ब्लेड को ओपन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, सॉरी ओपन नहीं, ऑन या क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अर्थ स्विच आपका यहाँ पर लगा हुआ है, आप यूं कह लें कि आप यूं कह लें कि इस बस के साथ, यानी इस बस के साथ, क्योंकि 11 के भी इधर आ रहा है ना, इस बस के साथ आप इसको यहाँ पर कंसीडर कर लें, जो कि नॉर्मली आपकी ओपन स्टेट है, इस तरह से ये अर्थ स्विच लगा हुआ है, इस तरह से ये, ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से, ठीक है, ये आपका अर्थ स्विच है, दिस इज अर्थ ब्लेड और अर्थ स्विच जो वो शो कर रहा है, ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया मजीद, अच्छा ठीक है। सर, ये हर पैनल के साथ होगी? ये हाँ जी, जिससे हर आप यहाँ पैनल पर के, फोल्ड, हाँ यहाँ पर आपने जो फोल्ड किए हैं पैनल, तो हाँ ये ये हर पैनल के इंडिपेंडेंट है, साथ? ये पैनल्स जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक हो ठीक है, गया। क्योंकि क्योंकि और इस पैनल से जो 400 वोल्ट की सप्लाई है, वो आप जो सॉरी जो 11 केवी की जो आप आगे सप्लाई है, 400 वोल्ट नहीं, जो आपकी 11 केवी की सप्लाई है वो कहीं और जा रही है, यहाँ से 11 केवी की सप्लाई कहीं और है, यहाँ से इस तरह से। तो अब आपने जब इसको ऑफ कर दिया पैनल को, तो आप इसको ऑन कर देते हैं, when this panel is off, this switch will be on, when this panel is off, this switch will be on, when this panel is off, this switch will be on। उसकी क्या रीजन है, ताकि आप इस पैनल पे आप सेफली काम कर सकें। क्यों, आपने ये पैनल बेशक, और ये पैनल आप ऑफ कैसे करते हैं, वाया सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर, ठीक है, एन यानी आइसोलेटर, ठीक है सर। यानी पैनल पैनल को जब आपने ऑफ करना है, तो सबसे पहले आपने सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना है, ये वही वाला चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और फिर आपने आइसोलेटर को ओपन कर देना। ठीक हो पहले गया से सर। ओपन होगा, ऑफ का मतलब है ओपन, और फिर उसके बाद आइसोलेटर जो है वो आप ओपन कर देते हैं। उसके बाद आप अर्थ ब्लेड को ऑन करते हैं आखिर में, ताकि जो कैपेसिटेंस है आपकी जो क्रिएट हो जाती है, जो कि अच्छे खासे वोल्ट की होती है, वो बिल्कुल अर्थ हो जाए। ये वही चीज है, आपने अक्सर जो लाइन मैन है ना, उनको एक रॉड हाथ में लेते देखा होगा, जब भी उन्होंने काम करना होता है ना, तो पहले वो जो अर्थिंग रॉड होती है उसके साथ वो अर्थ कर देते हैं, कि जो आपकी कैपेसिटेंस बनी होती है ना, लाइन टू टावर कैपेसिटेंस, और इस तरह की जो भी स्ट्रे कैपेसिटेंस होती है ना, वो अर्थ हो जाए, क्योंकि ये नजर नहीं आती लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। यानी अब ये हो सकता है, बात करने की ये है कि ये जो बस है, बस और पैनल की बॉडी के दरमियान, या पता नहीं किस चीज के दरमियान, कोई ना कोई कैपेसिटेंस बनी हो, आपने अर्थ ब्लेड स्विच यहाँ पर लगा दिया है, आपने इसको ऑन कर दिया, तो ये जो भी कैपेसिटेंस अब आपकी बनी हुई है ना, वो आपकी जो है वो अर्थ हो जाएगी, या
अब बिल्कुल यानी आप सेफ है। ये जब ये कुछ सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद आप इसको बेशक ऑफ कर दें, पैनल ओपन करें, ब्रेकर को बाहर निकाल लें, और वो सारा आप मैं वो एक मेरे पास है क्लिप यूट्यूब का, तो मैं आपके साथ एलएमएस में भी शेयर कर दूंगा। तो ये इस तरह से होता है, यानी अर्थ ब्लेड का ये काम है कि अर्थ ब्लेड नॉर्मली ओपन होता है, बट इट विल बी ऑन व्हेन द पैनल इज ऑफ टू डू सम मेंटेनेंस। अच्छा, तो ये जो है वो इसकी बात होगी। बाकी ये है कि ये जो चैप्टर है वो अब आपका एंड हो गया, और आप इसमें से जो आपने यहाँ से शुरू करना है इस चैप्टर को पढ़ना, दैट इज पोल माउंटेड सबस्टेशन, बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे आप ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, इससे पीछे ना आप पढ़े, बस स्टार्टेड फ्रॉम 25.4 ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस। दिस चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 25.4 ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। जब मैं कोर्स बताऊंगा उसको भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये जो हिस्टोरिकल डायग्राम है 11 to 220 के भी आपके पास आ रहा है, और 220 से फिर ये जनरेटर है, ये स्टेप अप है, फिर 66 के भी जब आप बिल्कुल शहर के लेवल पे आ जाते हो, और इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये जस्ट इज एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। बाकी फिर पोल माउंटेड सबस्टेशन और ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की हुई है। अच्छा, एक और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ चीज़ रिगार्डिंग द साइजिंग, साइजिंग ऑफ द बस या बस बार साइजिंग, वो भी इसी में, क्योंकि ये अब हमने अपना चैप्टर पढ़ा है, तो बस बार साइजिंग एंड हेंस ब्रेकर साइजिंग, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये बिल्कुल ऐसी हैंडी चीज़ है जो कि कहीं भी अगर आप जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे, या आप उनको बता सकते हो कि जी अच्छा आपकी जो बस बार है उसका ये साइज है, या साइजिंग से, साइजिंग इज नथिंग बट इट इज़ द एम्पेयर कैपेसिटी, ये हमेशा याद रखें। जब भी मैं साइज की बात करता हूँ, तो बस बार की जब हम बात करेंगे ना कि उसका उसका क्या साइज है, तो हम उसका एम्पेयर बताते हैं। ब्रेकर की जब हम बात करेंगे उसका क्या साइज है, तो उसका भी हम एम्पेयर बताते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर के साइज की बात करेंगे तो उसका हम केवीए बताते हैं, या उसका हम एमवीए बताते हैं, वहां पे हम करंट नहीं बताया करते। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर हम जनरेटर बताते हैं, तो जनरेटर का जो साइज है वो हम वॉट्स में बताते हैं, मेगा वाट्स या किलो वाट्स, इस तरह से हम बताते हैं। तो ये एक्चुअली ये कन्वेंशन है जिस तरह से हम अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास जो है ना वो इस तरह का एक सिंगल बस सिस्टम है, 132 टू 11 के वी, 132 के वी टू 11 के वी, और 20 एम वी है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से आपने एक ब्रेकर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये अब आपकी एक सिंगल बस बार है। इस सिंगल बस से आपने अगेन ब्रेकर्स के थ्रू जो है वो कुछ लोड्स आपने लगाए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है, अब जाहिर बात है, ये तो पता है कि इस ये बस है, इसकी बात हो रही है, इसकी इसका जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो तो 11 केवी है, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे लगा हुआ है। द पॉइंट इज कि इसका एम्पेयर क्या है, इसका जो एम्पेयर है ब्रेकर का वो क्या है, और बस बार के एम्पेयर कितने हैं, यानी ये दोनों कितने एम्पेयर पे रहते हैं। तो याद रखें कि जो बस बार है उसकी अगर हम साइजिंग करते हैं, अगेन वो एम्पेयर में होती है, और इसी तरह ब्रेकर की कि ये कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है, या बस बार आपने कितने एम्पेयर की लगाई है। तो it is very simple. Just the formula is S is equal to again √3 V into I. अब आपने करंट निकालना है, तो आप करंट कैसे निकाल लेंगे? द साइज इज द ट्रांसफार्मर साइज, क्योंकि हर चीज ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो द ट्रांसफार्मर साइज इज 20 MVA, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यानी ये एस है, ये जो मैंने एस है जो बताया, एंड डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज। अब आप सेकेंडरी की साइड पे है ना, आप 11 केवी की साइड पे हैं, तो आप वोल्टेज क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे? 11 केवी, ठीक है। सो इसका जो आंसर आ जाता है, इट कम्स टू 1050 एम्पेयर, और आप कह सकते हैं कि 1.05 किलो एम्पेयर, 1.05 किलो एम्पेयर, एक ही बात है। अच्छा, फिर ये है कि हमारे पास, यानी अब आप ये बताएंगे कि आपका जो बस बार है और जो ये वाला जो ब्रेकर है, बोथ आर रेटेड एट 1050 एम्पेयर। फिर ये होता है कि आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं जो कि आप
उनके मुताबिक आप लेते हैं। तो उसमें से आपको जो साइज अवेलेबल है, यानी मैं आपको ऊपर नीचे का साइज बता देता हूँ। एक आपको अवेलेबल है 1000 एम्पेयर का, ये स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जब आपने कैलकुलेट करके डिजाइनर को बताना है या अपने फैक्ट्री को बताना है कि हमें इतने एम्पेयर की बस बार बना के दो या इतने एम्पेयर का ब्रेकर दो, तो जो आपको स्टैंडर्ड अवेलेबल है, एक 1000 एम्पेयर का है और एक आपके पास है 1250 एम्पेयर का। अब इन दोनों में से आपने कोई सा एक सिलेक्ट करना है। या अब चूंकि आपका जो साइज निकला है वो क्या है, 1050 एम्पेयर, तो कभी भी कम नहीं लेंगे, ये बात नोट कर, कभी भी आप कम नहीं लेते, ज्यादा ही लेंगे। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, 1250 एम्पेयर। यानी अब आपका जो ब्रेकर है वो आपका साइज उसका बन गया 1250 एम्पेयर, एंड सेम फॉर द बस बार ऑफ 1250 एम्पेयर। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये देखेंगे कितना, हालांकि बहुत कम टाइम लगा, मगर व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज तो ये एकदम से मुहिमा बन जाता है कि पता नहीं ब्रेकर का साइज क्या है। और ये सो ब्रेकर जो है या जो बस बार है, बोथ आर फेड फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। ठीक है, बोथ आर फेड फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो साइजिंग है वो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करेगी। यानी मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यू वुड डू नथिंग बट टू, अब हम दो ट्रांसफार्मर का केस देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास जो है वो एक ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है 132 kV टू 11 kV, और उसका जो साइज है वो आपके पास आ रहा है जी 20 MVA, और एक ट्रांसफार्मर आपके पास यहाँ पर लगा है, क्योंकि सेम बस को दो ट्रांसफार्मर्स की फीडिंग होती है। 132 kV, इसका भी यही साइज है, और 11 kV, और साइज इसका भी जो है ना वो 20 MVA है। तो जरूरी ये बात है दूसरा नोट करने की, ये वाला जो साइज है ना 20 MVA का, ये वो साइज है जो ग्रिड पे ही पड़ा होता है, और ये बहुत ह्यूज ट्रांसफार्मर होता है। इवन इसके साथ बहुत सारे पंखे लगाए होते हैं और बहुत इसकी मॉनिटरिंग होती है, बकल्स, रिले, ब्रीदर और बहुत कुछ इसके साथ उन्होंने लगाया होता है। यानी बड़ी हैवी असेंबली होती है और बहुत महंगा ट्रांसफार्मर होता है, स्पेशल ऑर्डर पर तैयार होते हैं ये, इस तरह से सारा। अच्छा, अब इसके साथ आगे ब्रेकर है। ठीक है, और इसी तरह भी इसके साथ भी जो है वो आगे आपके पास ब्रेकर है, और यहाँ पे अब आपकी जो है वो बस है। ठीक है, ये एक बस है, और जो है आपके पास ये आपका सेक्शनलाइज्ड ब्रेकर है, और ये एक बस का सेक्शन है। यानी ये दो बस के सेक्शन है आपके पास, इस तरह से। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगेन यहाँ पर ये आउट इसका जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है अगेन वो ये है कि इसका साइज निकालें, इसका साइज निकालें, इसका साइज निकालें, बस बार का साइज निकालें, और इसका साइज निकालें। यानी you need to calculate the sizes. So again, we'll calculate current is equal to 20 MVA, ठीक है, by √3 into 11 kV। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है जी 10 एंड, अच्छा ये 20 MVA के साथ ही मेरा ख्याल हमने लास्ट टाइम भी किया था 11 kV का, जी जी सर, सारे। 1.05 किलो। हाँ जी, तो ये आ जाता है आपके पास 1050 एम्पेयर। तो ये वाला तो आपके पास जो ब्रेकर है, ये वाला जो ब्रेकर है ये वही 1250 एम्पेयर का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास जो साइजेस अवेलेबल हैं वो ये है, जो मैं यानी ये काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो आपके राउंड अबाउट है वो ये है कि 1000 एम्पेयर का, ये मैं तीन चार लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है 1250 एम्पेयर का, 1000 से पीछे जो आपको अवेलेबल है वो 750 एम्पेयर अवेलेबल है, 1250 से अगला जो आपको अवेलेबल है वो 1600 एम्पेयर अवेलेबल है, फिर उसके बाद आपके पास 2000 एम्पेयर अवेलेबल है। यानी ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि करंट हमारा 1050 एम्पेयर था, तो हमने 1250 एम्पेयर इसका साइज और इसका साइज भी हमने 1250 एम्पेयर ही रख दिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस बस बार, कि ये वाली जो बस बार है, एक तो इसका वोल्टेज मुझे फौरन पता है कि इसका वोल्टेज 11 kV होगा। ठीक है, अब बात ये है कि आपने ये नोट करना है कि ये जो बस है ये वाली, इसको आप बस नंबर 1 कह लें, और ये वाली ये जो बस नंबर 2 है, ये दोनों जो है वो इस ब्रेकर के साथ
सेक्शन बन जाएगा, यानी कनेक्ट हो जाएंगी। एंड व्हेन द टू विल बी कनेक्टेड, तो करंट ऐड हो जाएंगे। ये चीज हमने नोट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो बस है आपकी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि, यानी हम वो, आपको याद होगा आपने प्रोग्रामिंग में आप जैसे कहते हैं ना कि आपने वो वाला केस लेना है जो वर्स्ट केस है, मतलब इस तरह आप कहते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्स्ट केस तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हमने वो वाला केस देखना है कि जब आपके पास ये जो आपका आइसोलेटर है ये यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये वाला जो आइसोलेटर है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आप क्या समझ रहे हैं, अब देखें ये करंट यहाँ से आ रहा है, ये वाला करंट जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने जब बस का एम्पेरेज साइज कैलकुलेट करना है, तो अ, उसमें आपने केयरफुल रहना है, और आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1050 एम्पेयर से। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो, ये इसके ऊपर ना जाए, ये तो स्टैंडर्ड साइज है जो हमने लिया है। ये जो 1250 है ये तो स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है। एक्चुअली तो हमारा कैलकुलेटेड तो ये वाला है ना, हमने इसके थ्रू जाना है। तो जो बस का साइज होगा, दैट वुड बी नथिंग बट द एडिशन ऑफ द टू करंट्स, जो इस ट्रांसफार्मर से आ रहा है और जो इस ट्रांसफार्मर से आ रहा है। क्योंकि जब ये आपस में ब्रेकर इनको कनेक्ट करेगा, तो ये करंट जो है वो शेयर होगा या सेम करंट होगा इस पूरी बस में। ठीक है, वो फिर आगे अलग बात है कि कितने आउट गोइंग फीडर्स हैं। तो 2 into 1050 एंड इट कम्स टू, जो है आपके पास 2100 एम्पेयर। ठीक है, तो 2100 एम्पेयर है। तो अगला जो 2000 के बाद साइज हमें अवेलेबल है वो है 2500 एम्पेयर अवेलेबल। तो अब हम जो इस बस का जो साइज है वो हम क्या ले लेंगे, 2500 एम्पेयर। ठीक है, इस बस सेक्शन का साइज भी 2500 एम्पेयर होगा, इस बस सेक्शन का साइज भी 2500 एम्पेयर होगा। क्योंकि हमने वो सिचुएशन ध्यान में रखी है जब ये ब्रेकर इन दो को आपस में कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि इसका साइज भी 2500 एम्पेयर ही होगा। ठीक है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें हमने नोट किया। ठीक है, तो समझ आई। तो ये बात होती है कि ये फिर जो बस है, इसको हम डिजाइन करवाएंगे 2500 एम्पेयर पे, इस वाले बस को भी, सेक्शन को भी, और इस वाले बस सेक्शन को भी। ठीक है, तो ये जो बस होती है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्योर कॉपर की बनाई जाती है। क्योंकि और लेकिन जो आपके जो आपके फील्ड में लगे होते हैं ना, वो फिर वही ACSR ही होती है, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील रिइंफोर्स। यानी एक्चुअली वो एल्यूमिनियम होता है, मगर उसको स्टील की रिइंफोर्सिंग आप दे देते हैं, ताकि उसमें जो आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन या जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो जो है, यानी ये ना हो कि क्योंकि इतना ज्यादा करंट से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसको बेंड ही ना कर दे। तो स्टील की रिइंफोर्सिंग जो है ना वो हमें करनी पड़ती है। प्लस उसको फिर ऊपर बाहर उसका सैग तो नहीं बनता ऑब्वियसली, नो सैग इज पॉसिबल, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है इस तरह का एक पाइप की सूरत में। तो लेकिन वो होता फिर ये वाला, ये जो प्योर कॉपर की मैंने बात की है, इट इज, यस इट इज पॉसिबल इन इन द पैनल, जो कि इनडोर अरेंजमेंट आपके पास होता है। अच्छा, ये होगी बात। फिर उसके बाद हम एक जो थोड़ा सा कंसेप्ट है, वैसे ये प्रोटेक्शन में आता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए आ जाता है बिकॉज वी विल सी द फॉल्ट करंट। ठीक है, यानी अब आपके एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि लेट से कि आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर है T1, और इट इज 11 kV टू 0.415 kV। अच्छा चलो इधर ही लिखता मैं, कोई बात। और 4% जो है वो इसकी, ये 4% जो है ना, इट इज नथिंग बट इट इज इट्स दैट इम्पिडेंस, ये ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस। और ये क्या होती है, ये आपने जो मशीन में पढ़ा था ना कि इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो इम्पिडेंस होती है जिसमें लीकेज आ जाती है और कॉपर की आ जाती है, यानी इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि ये इसकी मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है। ठीक है जी, ये इसकी मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है। ये इसका जो है आपका जो है कॉपर के लॉसेस वाली रेजिस्टेंस आ गई, वो ना होने के बराबर होती है, यानी इसको हम इक्विवेलेंट टू जीरो कंसीडर कर लें, इसलिए बात का शो नहीं की जाती। और ये जो है वो आप ये शो करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द लीकेज इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन है, ये वो वाला जेड है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये मैंने क्यों शो किया, जब हमने शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना है ना, तो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस देखा जाता है कि उसका जो इम्पीडेंस है वो क्या। अगेन यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से
जो है वो आउटगोइंग लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से। तो अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस बस पर कोई फॉल्ट आ जाता है, लेट्स इफ देयर इज अ फॉल्ट एट दिस बस, तो कितना करंट ट्रांसफार्मर इसको फीड करेगा, कितना फॉल्ट का करंट है, ठीक है, कितना फॉल्ट का करंट है जो ट्रांसफार्मर इस बस को फीड फीड करेगा इन केस इफ वी हैव अ फॉल्ट एट दिस बस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो और इसका सोल्यूशन उससे भी आसान है। सबसे पहले तो हम रेटेड करंट निकाल लेते हैं ट्रांसफार्मर का, जो हम पहले पीछे काम करते रहे, बिकॉज अच्छा इसकी एमवीए कैपेसिटी नहीं मैंने लिखी, जो कि आपके पास एमवीए नहीं बल्कि केवीए कैपेसिटी है, 100 केवीए। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि अगर मैंने ये बस शो किया तो आप समझ सकते हो कि मे बी जैसे यूएमटी है, उन्होंने अपने पास एक इस तरह का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 100 केवीए का, और आगे उन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को करता है, यानी इस ब्रेकर के साथ एक ब्लॉक है, इस ब्रेकर के साथ एक ब्लॉक है, ठीक है, यानी ये 3 से 4 ब्लॉक्स उन्होंने एक ट्रांसफार्मर पर रखे। अब इसका जो रेटेड करंट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन 100 केवीए, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 इंटू जो है आपके पास 415 वोल्ट्स और 0.415 केवी। सो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाता है ओनली 139.3 एम्पेयर। ये आपके पास इसका रेटेड करंट आ गया। अब ये वाला जो इम्पिडेंस है, ये आप यानी इसको आपने इस्तेमाल करके शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो आपके पास इज नथिंग बट रेटेड करंट, यानी इसका फार्मूला जो है वो ये होता है कि रेटेड करंट जो आपने अभी निकाला मल्टीप्लाई बाय द आप कह लें कि जो है पर यूनिट वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, यानी जो आपके पास यानी इस इम्पिडेंस की जो पर यूनिट वैल्यू आई है, या करंट फ्रॉम द इम्पिडेंस आप जो भी कह सकते हैं, नहीं उसको आप पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। अच्छा, अब पर यूनिट वैल्यू क्या है, आपने पर यूनिट पढ़ा हुआ है, और पर यूनिट वाली चीज को हम परसेंटेज में भी बताते हैं। अगर मेरे पास ये इम्पीडेंस दी हुई है, मैं इसको इस तरह से कर दूं कि मैं इसको कहूँ कि जी 1/z मैं लेता हूँ, तो 1/z क्या होता है, v इक्वल टू आई जी, और अगर मैं z को नीचे लेकर जाऊं तो ये मेरे पास करंट मुझे देता है, ठीक है। 1/z इज नथिंग बट इट वुड गिव मी द करंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट, यानी ये फार्मूला क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये रेटेड करंट का तो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन ये क्या चीज है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज, यानी 1/z जो है इट इज नथिंग बट इट वुड गिव मी करंट। अब अगर मैं यहाँ पर 1/z जो है, 1/z की जगह मैं ये लिखूँ 1/4%, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4% को मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर, 1/4/100, ठीक है। तो 100 को आप ऊपर ले जाए, तो 100/4, तो ये अभी तक क्या हुआ है, ये अभी तक मेरे पास जो भी करंट आएगा, क्योंकि मैंने 1/z किया है ना, यानी z आपके पास था 4%, तो मैंने 1/4% किया है। वो तो अलग बात है कि मैंने 4 को 4/100 या 100/4 करके लिख दिया। सो इट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द पर यूनिट करंट वैल्यू, क्योंकि मेरे पास जो इम्पिडेंस ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, पर यूनिट वैल्यू। तो अगर मैं 1/z करूंगा तो तब भी मेरे पास ये जो करंट आएगा इट वुड बी द पर यूनिट करंट। और जो आपके पास पर यूनिट वैल्यू होती है उसको अगर आप बेस वैल्यू या रेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू बन जाती है। और अब जो ये वैल्यू बनेगी वो शॉर्ट सर्किट की वैल्यू बनेगी। कि वो शॉर्ट सर्किट की क्यों बनेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ, यानी ये रेटेड करंट है या आप इसको एक्चुअल भी कह लें, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। यानी फार्मूला पर यूनिट का जो है वो ये है कि पर यूनिट इट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बाय द बेस वैल्यू। तो आप इसको अच्छा, हाँ, इसको फिर आप एक्चुअल कह लो, इसको आप एक्चुअल कह लो, इसको आप बेस कह लो, बेस, इसको आप बेस वैल्यू कह लो, रेटेड वैल्यू को बेस वैल्यू कह लो, ठीक है। सो इट इज द बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू को अगर आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल आ जाएगी। अब एक्चुअल जो है वो आपके पास शॉर्ट सर्किट क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो रेटेड करंट जो है वो आपके पास आ गया है, या जो बेस वैल्यू है वो आपके पास आ गई 139.3 एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय जो है आपके पास 100/4। अब ये 100/4 कहाँ से आया, ये मैंने आपके सामने लिखा हूँ, ठीक है। सर तो जो ये क्या इसका आपके पास आंसर बनता है, इट इज 3482.5 एम्पियर। तो आप देखो ये कितना बन रहा है। सो इट इज बिकमिंग 3.5 ऑलमोस्ट किलो एम्पियर। ये वो शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि जब बस पर फॉल्ट आएगा तो जो ट्रांसफार्मर है वो बस को फीड करेगा, ठीक है। और बस जो है, इट कैन विदस्टैंड दिस करंट अप टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तक बस जो है वो इस करंट को विदस्टैंड कर सकती है। और फिर हमारा जो ब्रेकर है वो 1 सेकेंड से कई पहले खुल जाता है, यानी मैक्सिमम ये 300 मिली सेकेंड में ब्रेकर आपका फॉल्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ब्रेकर जो है वो आपको 300 मिली सेकेंड में मैक्सिमम फॉल्ट जो है वो क्लियर कर देता है। अच्छा, अब ये शॉर्ट सर्किट क्यों है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट इसीलिए है क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो इम्पीडेंस जो ट्रांसफार्मर की होती है सिर्फ वही उसको ओपोज करती है, और कोई चीज ऐसी नहीं है ट्रांसफार्मर और बस के दरमियान जो कि फॉल्ट करंट को ओपोज करे, क्योंकि लोड तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फॉल्ट आपका बस पे आया, और जब बस पर फॉल्ट आया है तो ट्रांसफार्मर और बस के दरमियान और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो फॉल्ट करंट है वो उस तरह से कैलकुलेट, क्योंकि करंट को कैलकुलेट करने के लिए इम्पीडेंस की जरूरत होती है, और इम्पीडेंस जो है वो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर की है जो कि दरमियान में आ रही है, और कोई, क्योंकि बस तो प्योर कॉपर की बनी हुई है, और ये वाली जो केबल है, चले जो मैं कहूँ अगर ट्रांसफार्मर से अंदर पैनल तक आ रही है, तो उसको भी आप बहुत छोटा सा कंसीडर कर लें, तो उसकी भी आप इम्पीडेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी बात यह है कि शॉर्ट सर्किट जब आप करंट कैलकुलेट करते हैं तो उसकी, यानी आप, यानी कोई बंदा ये कहे कि अच्छा यहाँ पर आपने चूंकि 100/4 रखा है, तो वो इसको देखकर बता देगा कि ये वाला जो करंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट करंट, याद रखिए ये एक्चुअली इसकी निशानी होती है। व्हेनेवर द करंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, इस इट मींस यू आर कैलकुलेटिंग द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने लास्ट में किया था उसका सर्किट ब्रेकर का साइज और बस का साइज, तो इसमें सर्किट ब्रेकर का साइज हमारे पास ये हाँ, वन बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल थ्री बिल्कुल, मैं समझ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जहन में आता है कि यार हमने सर्किट ब्रेकर का साइज, तो सर्किट ब्रेकर का साइज नहीं हिलेगा। दिस इज अ वेरी 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 क्या उसको कहते हैं, वेरी गुड कंसेप्ट, या वेरी क्या उसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्किट ब्रेकर का जो साइज है वो आपने फुल लोड पर ही कैलकुलेट करना होता है, और वो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन अगर मैं, आप चाहते हैं मैं लिखूं, तो आपने जो रेटेड या जो बेस करंट आपने कैलकुलेट किया था, ये बेस करंट है जो रेटेड करंट है, ये जो आपने कैलकुलेट किया था, इसके मुताबिक जो स्टैंडर्ड साइज आपको अवेलेबल है दैट इज 250 एम्पेयर, ठीक है। ये जो ब्रेकर है आपका, ये आपका 250 एम्पेयर का होगा। अब आप हैरान होंगे कि इसी ब्रेकर में से 3 किलो एम्पेयर या तकरीबन 3.5 किलो एम्पेयर का शॉर्ट सर्किट करंट जा रहा है, तो ये 250 एम्पेयर का ब्रेकर इसको कैसे हैंडल करेगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो यही चीज होती है, एक जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं रेटेड करंट कैपेसिटी, और एक वो कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं विद स्टैंड कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर ब्रेकर 250 एम्पेयर का है तो बस भी तो 250 एम्पेयर की होगी, क्योंकि अभी पीछे हमने यही चीजें कैलकुलेट की हैं कि एक भाई जो तरह बस से ही का है। साइज है वही ब्रेकर का साइज है, और वो हम फुल लोड पे कैलकुलेट करेंगे, और वो हमने कर लिया है। तो बात यह है कि जो विद स्टैंड कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। मिसाल के विद स्टैंड कैपेसिटी ये होती है कि अगर उस चीज को उसकी कैपेसिटी का कई गुना दे दिया जाए तो वो कब तक उसको हैंडल कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जल्जला आता है तो आपकी इमारत जो है वो, इट इज नॉट सपोज टू होल्ड दैट अर्थक्वेक फॉर अ लॉन्गर टाइम, बल्कि कुछ सेकंड्स का जल्जला, सेकंड्स तो लरैम करें, मतलब कुछ मिली सेकंड्स का जल्जला भी जो है वो बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। ये वो चीज है कि उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी क्या है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो ब्रेकर जो है या जो बस बार है, दोनों का
इनकी जो विद स्टैंड कैपेसिटी है वो 1000 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड होती है कि वो 3.5 किलो एम्पेयर का हैवी करंट बर्दाश्त कर सकें। अगर 1 सेकेंड गुजर गया तो ये दोनों मेल्ट भी हो जाएंगे, तबाह भी हो जाएंगे, धमाके भी होंगे, लेकिन यही हम होने नहीं देते। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर लगी होती है रिले, और रिले जो होती है उसका इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन या टाइम डिले, जब आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं, ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का है। ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैक्सिमम, मैंने ये भी मैक्सिमम टाइम है। अगर रिले अपना हाफ टाइम लीवर पे भी मैं चलाऊं, बहरहाल ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ, तो ओनली इन जो है आप कह लें 0.14 सेकेंड वो लेगी, 88 मिली सेकेंड आपका ब्रेकर लेगा, और ये इसके आप मिली सेकेंड बना लें 140 140 प्लस 88, तो ये तो कुछ मेरा ख्याल है कि आपके पास 60 और 230 या 220 मिली सेकेंड तक जा रहा है। तो यही मैंने आपको बताया, तो मैक्सिमम भी अगर आप लगाएं ना तो 300 मिली सेकेंड से बहुत पहले अप टू 250 मिली सेकेंड फॉल्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जो चीज ब्रेकर में आप रखते हैं वो ये है कि आपने ब्रेकर के अंदर ऑयल जो है उसको इतना आपने यानी उसको फिल करना है कि वो जब ओपन हो तो वो 3.5 किलो एम्पेयर के करंट को ओपन कर सके, वो उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसका साइज आपने 250 एम्पेयर वाला ही लेना है। ठीक है, तो जो विद स्टैंड कैपेसिटी होगी वो जरूर हम उसको पता होगा अपना डिजाइनर को, यही तो फिर सारी इंजीनियरिंग होती है, तो उनको पता है कि ये ब्रेकर जो है वो 250 एम्पेयर रेटेड पे लग रहा है, और जो इसकी साथ में लिखते हैं कि इसकी जो विद स्टैंड कैपेसिटी है वो 3.5 किलो एम्पेयर है अप टू 1 सेकेंड, और फिर जो रिले है वो साथ में लगती है, और जो रिले है फिर उसका बैकअप रिले लगता है, ब्रेकर का बैकअप ब्रेकर लगता है। ठीक है, यानी फिर हम जो प्रोटेक्शन है उसको बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे यूपीएस वगैरह लोग घरों में अपना बैकअप लगाते हैं, बल्कि वो तो कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन होती हैं जो कि इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती, क्योंकि ये बहुत महंगी आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका आंसर है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, और इसको एक और तरह से भी आप सोच सकते हो। लेट्स से अगर आपकी फैक्ट्री है और आप ब्रेकर बनाते हो, तो आपको आपको तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। देखें, अभी तो आपके सामने मैंने इस ब्रेकर का जो फुल लोड एम्पेयर है वो 139.3 एम्पेयर कैलकुलेट किया, और स्टैंडर्ड साइज मुझे जो फैक्ट्री दे रही है वो 250 एम्पेयर है। लेट्स से अगर आपकी फैक्ट्री, आप कहते हो नहीं नहीं यार, मैंने जो ब्रेकर है ना वो इस कैपेसिटी पे बनाना 3.5 किलो एम्पेयर पे, आप इसको इस तरह से सोच लें। आप कहते हैं नहीं कि मैंने तो ब्रेकर ना 3.5 किलो एम्पेयर कैपेसिटी पे ना तैयार करना है, मुझे तो तसल्ली नहीं है। तो अभी तो ये सिर्फ 139.3 एम्पेयर रेटेड का ब्रेकर है, यानी ये ब्रेकर वहां पे लगा हुआ है जहां पे सिर्फ 11 केवी टू 0.415 केवी आ रहा है, और रेटेड जो फुल लोड करंट है वो तकरीबन 140 एम्पेयर है, और उसका ये फॉल्ट करंट बन रहा है 3.5। तो व्हाट अबाउट द हायर लोड करंट्स जो भी मैंने पीछे हजारों में कैलकुलेट किए हैं सिर्फ लोड करंट्स ही, तो उसका ब्रेकर का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको मुश्किल पड़ जाएगी। यू विल बी इन अ बिग ट्रबल कि आप एक ऐसी चीज तैयार कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि आप ओवर साइज चीजें तैयार कर रहे हो। अच्छा, उससे क्या होगा? क्या आपका क्या ख्याल है कि 250 एम्पेयर के ब्रेकर में और 3.5 किलो एम्पेयर के ब्रेकर में फर्क ही नहीं है? आपकी कंपनी से कोई ब्रेकर खरीदेगा नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी इसलिए बिजनेस कर लेंगी, वो कहेंगी हमारा जो 250 एम्पेयर का ब्रेकर है वो भी ये वाला काम कर देता है कि 3.5 किलो एम्पेयर के करंट को इंटरप्ट कर ले। और उनकी इंजीनियरिंग क्या है, उनको पता है कि जो फॉल्ट है वो सारा 250 मिली सेकेंड में तो ट्रिप हो जाना है, तो ये वाला वो करंट तो नहीं है जो मुसलसल रहना है। हाँ, अगर ये रेटेड करंट हो, फुल लोड करंट बन जाए अगर, तो फिर है कि मुझे अपना साइज, वो तो बिल्कुल अलग चीज है, अलग क्वेश्चन है। जी तो ऐसे ही है सर। उसमें हाँ ये बात है, या अगर आप इस तरीके से सोचो ना इसको बिल्कुल फील्ड सिनेरियो से, तो आप ओवर साइजिंग कर रहे होंगे, और फिर आपसे आपका हर ब्रेकर का इतना बड़ा साइज निकला है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, आप लोगों के जो घरों में जो ब्रेकर लगा हुआ है सिंपल सिंगल पोल, जो मैंने आपको लैब में भी जिसकी डायग्राम दिखाई थी, आपको पता है उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी क्या है? उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी 6 किलो एम्पेयर है, 6000 एम्पेयर है, 6 किलो एम्पेयर। तो ये उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी है अप टू 1 सेकेंड। अगेन, अगर उस वो ट्रिप ना कर पाया ना तो वो बिल्कुल भस्म हो जाएगा, काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, घुस जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उससे बहुत पहले
सेकंड्स के कुछ हिस्से में ही वो ट्रिप कर जाता है, और उसको के अंदर उसकी कॉइल होती है जो उसको ट्रिप करवा देती है। मगर आप उसका साइज तो चेक करें ना, उसका साइज इतना छोटा क्यों है? अभी हमने लैब में कैलकुलेट किया तो वो सारा 3 या 4 एम्पियर हमारा लोड करंट था। उसके मुताबिक हमने कहा चलो जी हमें बाजार से 6 एम्पियर का ब्रेकर मिलता है, आप 6 एम्पियर का ब्रेकर लगा लें, ठीक है। लेकिन 230 वोल्ट पे कम से कम 6 किलो एम्पियर का जो फॉल्ट करंट है वो आ सकता है। अगर बिल्कुल आप फेज न्यूट्रल मिला देना तो जबरदस्त, और जीरो इंपीडेंस हो तो बहुत तबाही हो जाएगी, मतलब खुदा ना खास्ता। और 400 वोल्ट पे तो उससे भी ज्यादा है, और फिर इस तरह से जैसे अभी आपके सामने 400 वोल्ट सिस्टम ही है, ठीक है। तो यानी जो विद स्टैंड कैपेसिटी है ना, वो एक ऐसी चीज है। अच्छा, विद स्टैंड कैपेसिटी, ये मैं जो अब आपको चीज बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या है विद स्टैंड कैपेसिटी और एक ब्रेकर जो है। स्टिल अभी अगर आपको कंफ्यूजन है कि 250 एम्पियर का ब्रेकर है और वो 3.5 किलो एम्पियर को कैसे हैंडल कर रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो विद स्टैंड कैपेसिटी होती है, विद स्टैंड कैपेसिटी, इट इज नथिंग बट इट इज द इंसुलेशन कैपेसिटी। यानी जो जो ब्रेकर का जो मटेरियल होता है ना, जो प्लास्टिक मोल्डिंग है आपकी, जिसको आप कहते हैं ना एमसीबी, यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, या जो आपका ऑयल है, जिस जो अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसको आप इतना तगड़ा बनाते हैं, इस प्लास्टिक को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ये उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी। सो विद स्टैंड कैपेसिटी इज नथिंग बट द बॉडी कैपेसिटी, ठीक है। इसको आप इतना तगड़ा बनाते हो कि ये 1 सेकंड तक जो है ना वो 3.5 किलो एम्पियर के करंट को हैंडल कर ले, और वो उससे बहुत पहले ट्रिप कर जाता है। तो ये वो चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड चैप्टर आल्सो। अब हम नेक्स्ट जो है वो सर्किट ब्रेकर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज आई गेस चैप्टर 19 है, ये क्या है, बट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा सर, ये जो रिकॉर्डिंग्स है अगर आप ड्राइव पर अपलोड कर दें? अभी तो अवेलेबल है जूम पे भी। सर वो तो है, लेकिन वो सर उधर लीड हो जाती है ना, तो बाकी टीचर्स हमारे वो ड्राइव पर दे देते हैं ताकि फिर आसानी से तो एक्सेस आप कर लें। उसको डाउनलोड करें ना, आप उसको डाउनलोड करके सेव करें। सर वो इंटरनेट के इश्यूज होते हैं तो कई बार वो नहीं हो पाती। वो एक टाइम में इंटरनेट का इशू होगा, तो हर टाइम में तो नहीं होता। आपने डाउनलोड तो ड्राइव से भी करना है। अभी तो जूम अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड करें ना, डाउनलोड करके उसको रखें। चलिए सर अभी फिर। तो फिलहाल जूम पे अवेलेबल है, क्योंकि अब वो ऑप्शन आ गई है कि आप वो उसने ऑप्शन दे दिया कि प्रिवेंट टू डिलीट और समथिंग, वो इस तरह से वहां पर लिखा होता, तो मैंने उस ऑप्शन को ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ओके बहरहाल वो ड्राइव वाला काम भी मैं कर लूंगा, लेकिन अभी जूम पे चूंकि अवेलेबल है, इसलिए आप उसको डाउनलोड करो और सेव करो। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको जो है ना, इनको आप एक अच्छा वो बनाएं अपनी कॉपी या कुछ ऐसा, क्योंकि ये बहुत अर्ली आपको इस्तेमाल होंगे फील्ड में, और ये बातें एक जगह एक वक्त में याद रहती हैं फिर भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको हैंडी नोट्स बना लोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होते रहते हैं, और पहली बात दूसरी से जुड़ती नजर आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स टेक टाइम टू बिल्ड। तो इसलिए इनको ऐसे ना जाने दो, ये इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये बातें हर सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं होती। अब जो अगले सब्जेक्ट्स आएंगे वो डेप्थ सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये कि अगर मैं प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं प्रोटेक्शन ही पढ़ाऊंगा, यानी उसमें रिले को डिस्कस करेंगे, विल नॉट डिस्कस ट्रांसफार्मर साइजिंग और ये जो सारी बातें हम ग्रिड की कर रहे हैं, ये वहां पे डिस्कस नहीं होगा। इसी तरह अगर आप हाई वोल्टेज पढ़ते हो तो वो बिल्कुल एक इंसुलेटर में चला जाता है फील्ड, यानी वो डेप्थ कोर्स होगा। ये जरा ब्रेड्थ कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ये जो और फिर ये 400 वोल्ट लेवल 230 वोल्ट लेवल के कंसेप्ट्स हैं जो अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं, इनको अच्छे से नोट करो, अच्छी इनकी जो है वो नॉलेज को, अपना कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करो, ठीक है। बाकी ये है कि बी रेडी, क्योंकि आपका ये अगर कोई लेट से, वैसे तो मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं, अगर कोई क्विज भी होता है किसी लेक्चर में तो ऑल क्लास शुड बी रेडी। वो मतलब पॉप अप क्विज हो सकता है किसी भी लेक्चर में, ठीक है। बहरहाल होगा तो शॉर्ट टाइम ही, जैसे आधा पौना घंटा ही होगा, मगर चूंकि ओपन बुक है और जो है आपके पास सारी बुक या हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो जो है वो किसी लेक्चर में हो सकता है,
ठीक है, तो इसीलिए ऑल क्लास मस्ट बी रेडी विद द लेक्चर्स, या उसको आप अपने पास रिसोर्सेज को रेडी रखें या आपने पढ़े हैं इसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।